डियर स्टूडेंट्स, आई एम बीकेम फ्रॉम रेजोनेंस। और जैसा कि आपको पता है कि अभी कल ही IIT जेईई एडवांस का पेपर हुआ है और एक एनालिसिस हमने कल दिया था कि पेपर में पैटर्न क्या था। आज हम उसी के सॉल्यूशन के संबंध में बात कर रहे हैं। तो पेपर 1 जिसके अंदर हम 17 क्वेश्चन थे और 4 सेक्शन थे। पहले सेक्शन के अंदर सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस हैं। तो हम शुरुआत करते हैं उसी सेक्शन से ही जिसके अंदर 4 क्वेश्चंस थे और एक क्वेश्चन के आपको 3 नंबर मिल रहे थे और -1 गलत करने का था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन का था और लगभग यूं मान लो कि एडवांस के पेपर में एक पैटर्न सही है, लगभग एक यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल रहता है अक्सर और एक एरर के संबंध में रहता है। तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि कुछ कांस्टेंट्स हैं, चार्ज एप्सिलॉन नॉट एच और सी, इनकी कुछ पावर्स दे रखी है। इनको मल्टीप्लाई करने से एक डायमेंशनलेस नंबर बन रहा है। तो इन अल्फा बीटा गामा डेल्टा के अंदर क्या रिलेशन है, ये अपन को कैलकुलेट करना है। तो हम अपनी इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। ई की पावर जो हमें दे रखा है, ई की पावर अल्फा और एप्सिलॉन नॉट की पावर बीटा और एच की पावर गामा और सी की पावर डेल्टा। ये डायमेंशनलेस है, इसका मतलब ये m0 l0 t0 और एम्पियर की पावर भी 0 हो गई। तो E को हम लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं Q की टर्म्स में, एम्पियर माने करंट इनटू टाइम की पावर अल्फा। एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं फ्लक्स वाले फार्मूले से। फ्लक्स का फार्मूला होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई एक तरह से Q अपॉन ई ए। फ्लक्स होता है E इंटू ए। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो अपन लिखना चाहते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई Q अपॉन ई ए और Q को फिर करंट इनटू टाइम, तो यहाँ से अपने पास करंट इनटू टाइम और इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स अपॉन Q वापस ऐसे लिख सकते हैं और एरिया को अपन मीटर स्क्वायर में लिख सकते हैं। चलो एक बार एरिया रहने देते हैं, इसकी पावर बीटा हो गई। प्लैंक्स कांस्टेंट जो होता है हमारे पास फार्मूला होता है E इज इक्वल टू एच इंटू एफ, तो 1 अपॉन टी। तो प्लैंक्स कांस्टेंट जूल सेकेंड हो गया, तो ये हो गया न्यूटन मीटर सेकेंड। और सी लाइट की स्पीड होती है वो मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। इसकी पावर गामा, इसकी पावर डेल्टा इज इक्वल टू m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 और a की पावर 0। अब यहाँ पर अपन सबसे पहले करंट की पावर का कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये चार्ज ऊपर चला जाएगा, वो करंट इनटू टाइम फिर वापस आ जाएगा, तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो करंट एम्पियर में लिखा रहता है उसकी पावर 0 है। तो एक इक्वेशन हमारी बन जाएगी 0 बराबर, यहाँ से आ जाएगा अल्फा और यहाँ पर आएगा चार्ज करंट इनटू टाइम, तो +2 बीटा। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू -2 बीटा आ गया। एक रिलेशन करंट की रिलेशन में आ गया। यहाँ पर मैंने एम्पियर की पावर मिला ली। नेक्स्ट वाली जो पावर अगर अपन मिलाना चाहते हैं तो इसके अंदर हम मिला सकते हैं मास की कैलकुलेशन वाली बात कर लेते हैं कि मास वाली टर्म जो है वो किस किस में है। तो इस वाले में कोई मास की टर्म नहीं है, इस वाले में फोर्स में आ रहा है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर मास वाली टर्म नीचे आ जाएगी, चार्ज वाले में नहीं है, एरिया में नहीं है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर एक m आ जाएगा किलोग्राम के हिसाब से, तो ये हो जाएगा माइनस बीटा। यहाँ पर भी एक मास की टर्म आ जाएगी, kg न्यूटन वाले में आ जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ से गामा आ गया, तो गामा की वैल्यू बीटा के बराबर आ गई। तीसरी टर्म जो है लेंथ के लिए कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाली टर्म के अंदर कोई लेंथ वाली टर्म नहीं है, सेकेंड वाले में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ एक मीटर आ गया, एक मीटर स्क्वायर आ गया, तो ये -3 बीटा हो गया। 0 इज इक्वल टू -3 बीटा आ गया। और यहाँ पर देखेंगे लेंथ वाली टर्म, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एक मीटर आ गया, तो +2 गामा।
और मीटर पर सेकंड में एक डेल्टा आ रहा है, तो एक डेल्टा, तो यहाँ से हमारे पास में आ रहा डेल्टा इज इक्वल टू 3 बीटा माइनस 2 गामा, और गामा इज इक्वल टू बीटा है, तो यहाँ पुट कर देंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू बीटा ही आ जाएगा, 3 बीटा माइनस 2 बीटा विच इज इक्वल टू बीटा। तो इस तरह से हमने ये वाली सारी टर्म्स को अपन ने रिलेट कर दिया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इन सबको बीटा की टर्म्स में रख दिया है हर एक कोई। तो अगर अपन इसका रेशियो कैलकुलेट करना चाहेंगे, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज टू डेल्टा, तो इस कैलकुलेशन में हम देख रहे हैं कि अल्फा तो -2 बीटा है और ये बीटा हो गया, और गामा भी बीटा के बराबर ही है, ये बीटा हो गया, और डेल्टा भी बीटा के बराबर हो गया। तो इसका रेशियो आ जाएगा -2:1:1:1:1। तो अगर अपन डायमेंशन के हिसाब से देखेंगे तो जिसका रेशियो -2:1:1, तो इस तरह का जो रेशियो हमको मिल रहा है वो ए वाले ऑप्शन में मिल रहा है, क्योंकि 2 -1 माइनस इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 -1 पूरे एक्सप्रेशन को, तो ये बन जाएगा 2:-1:1:1:1। तो इसी रेशियो में अपने पास ए वाला आंसर आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है मैग्नेटिक फील्ड का है। जिस तरह से हमने पिछले कल ही शाम को डिस्कशन किया था एक स्टूडेंट्स के साथ, जो वीडियो हमने बनाया था उसमें बताया था कि मैग्नेटिज्म के संबंध में इस बार ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। उसमें से एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन एम्पियर्स लॉ पर बेस्ड है, और मैंने वैसे इजी है, देखिए किस तरह से करना है। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 3 एक्सिस एक्स वाई जेड, तो ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस हो गई ऊपर की तरफ। तो क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि जो वायर है वो इन्फिनिटी लॉन्ग है, जिसमें आई करंट जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो तो खैर उस वायर की वजह से प्रोड्यूस होगी। तो वायर जेड एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है उसमें करंट, तो वायर को अपन एक दूसरे कलर से दिखा देते हैं इस तरह से, और ये करंट ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है। अब इसमें हमें कैलकुलेट करना है इंटीग्रल बी डॉट डी एल, और हमने पढ़ रखा है ये इंटीग्रल बी डॉट डी एल किसके लिए कैलकुलेट करना है, एक लाइन के लिए कैलकुलेट करना है। तो लाइन के जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट्स हमको दिखा रखे हैं अलोंग द लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो हमारे पास जो पॉइंट मिल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर वो मैं बना देता हूँ। लाइन वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर पहला पॉइंट है -√3a, a, 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका -√3 यानी इस तरफ आ गया ये, तो ये हो गया -√3a, और वाई कोऑर्डिनेट इसका a है, z वाले को दिखाने की जरूरत नहीं है, एक्स वाई प्लेन का ही पॉइंट है। फिर दूसरा वाला जो पॉइंट है वो a, a है, यानी कि वो इधर है, तो उसको हम यहाँ पर a, a से दिखा सकते हैं। तो इस पॉइंट से उस पॉइंट की तरफ इंटीग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू अपन को निकालनी है, और करंट पॉजिटिव z डायरेक्शन में जा रहा है, तो करंट पॉजिटिव z डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अभी अपन इसमें कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो कैलकुलेट करने में हमारे को अगर एम्पियर्स लॉ लगाना है, तो एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए देखो क्या है कि लूप कंप्लीट होना चाहिए, तो अपन अपनी तरफ से इसमें क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं इस सेंटर वाले पॉइंट से ऐसे, और इस तरफ ऐसे ऐड कर लेते हैं, तो अब ये क्लोज लूप बन जाएगा। इस क्लोज लूप के अंदर अगर ये क्लोज लूप के लिए फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो यहाँ पर ये इंटीग्रल μ0 इंटू आई इनसाइड, एम्पियर के नियम से ऐसा अपन लिख सकते हैं। और अच्छी बात इसमें ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर आप उसको ड्रॉ करोगे डायरेक्शन के हिसाब से, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी आ रही है, यहाँ पर करंट z एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर टाइप का होगा, इस डायरेक्शन में ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में इंटीग्रल बी डॉट डी एल का अपन को कैलकुलेशन करना है। तो
अब इस कैलकुलेट करने में हम देख रहे हैं कि ये वाली जो ब्लू लाइन है इसके ऊपर ही हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो इस लूप के अंदर इन दोनों लाइन का तो जीरो ही हो गया। यानी अगर मुझे इस लूप के लिए कैलकुलेट करना था तो इस वाले पॉइंट को ओ, इस वाले पॉइंट को ए और इस वाले पॉइंट को बी ऐसा करके लिखता हूं, तो मैं ये लिखूंगा कि इंटीग्रल बी डॉट डी एल ओ से ए इंटीग्रल बी डॉट डी एल और ए से बी और फिर बी से ओ इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। अब इस पूरे वायर में टोटल करंट हमको आई दे रखा है, तो पूरे वायर में अगर टोटल करंट आई दे रखा है तो ये जो इसके अंदर आने वाला करंट जो है वो ये वाला एरिया हो जाएगा, जो इस इतना एरिया ये आ रहा है। तो अपन को ये करंट इनसाइड वाला पता करना है इसके अंदर, ये हम मालूम करने जाएंगे। तो हमको ये दिख रहा है कि ये वाला एंगल ये √3 है और ये ए है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये टोटल एंगल 60 डिग्री बन रहा है, और ये दोनों ए और ए है तो ये वाला एंगल 45 डिग्री बन रहा है। तो राइट हैंड साइड में जो टोटल करंट का कैलकुलेशन आ रहा है उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट इंटू आई का कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल एंगल की टर्म्स में डिवाइड कर देंगे, आई डिवाइडेड बाय 2 पाई और ये वाला एंगल हो गया पाई/3 और ये वाला एंगल हो गया पाई/4। तो इस हिसाब से अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट वाली टर्म तो हो गई 0 ओ से, क्योंकि बी और डी एल आपस में परपेंडिकुलर हो गए। इसी तरीके से आखिरी वाली टर्म भी 0 हो गई। ए से बी तो हमें चाहिए था, ए पॉइंट से बी पॉइंट का बी डॉट डी एल की वैल्यू चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा है ए से बी। तीसरी वाली टर्म 0 हो गई और इक्वल टू करके ये जो हमने लिखा है आंसर इसके बराबर आ रहा है। तो अब इसमें एक प्लस माइनस के साइन के करंट के लिए अपन की जो बात करते हैं कि करंट जो दे रखा है वो अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस है, तो अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस ऐसा हो गया, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी हो गई। तो ये वाली डायरेक्शन इसमें अब अपन ने लूप इस तरह से लिया है, तो इस वाले लूप में ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, तो वैसे साइन के हिसाब से यहाँ पर माइनस आना चाहिए, हालांकि कोई भी ऑप्शन जो इनमें से माइनस का नहीं है। तो एज सच वैल्यू की टर्म से बात करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पर, हम देखेंगे पाई से पाई कट जाएगा, तो म्यू नॉट 7i अपॉन 24, म्यू नॉट 7i अपॉन 24 जो कि ए वाला आंसर है, ए इसमें सही हो रहा है। अब इसमें इन्होंने पूछा है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इसकी वजह से ये जो साइन माइनस का आ रहा था हमारा कैलकुलेशन में वो मैग्नीट्यूड में वो हट गया। वैसे अगर प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर माइनस का आ रहा था, अब इन्होंने कहा आप तो इसका मैग्नीट्यूड बता दो, तो इसलिए माइनस हटा करके नॉट दे दिया है। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो ये थर्ड क्वेश्चन जो है एसएचएम पर बेस्ड है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल है, दोनों टॉपिक को मिक्स किया है। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आ रही है कि इन्होंने चार्ज पार्टिकल्स का तो मास दे रखा है, पर जो हुप दे रखा है सर्कुलर हुप, इसके मास के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दे रखी है, और जबकि इसको अपन ने एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो अगर मास ये नहीं देंगे तो उसकी मोशन के बारे में हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे और सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पर ऐसा मान रहा हूँ कि जो सर्कुलर लूप है उसका मोशन ही ना ले, हम इसको हम फिक्स्ड मान लेते हैं या इसको एक तरह से हैवी मान लेते हैं, जो कि जनरली होता है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं तो अपन इसको भारी मानते हुए फिक्स मान रहे हैं। इसलिए जो एक चार्ज इसके ऊपर फिक्स किया गया है, तो एक्चुअली क्वेश्चन क्या है कि एक तरह से अपन को क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है, एक सर्कुलर लूप है इस तरह का, इसमें बीड के फॉर्मेट में हमारे पास चार्ज है, तो एक को तो अपन ने यहीं फिक्स कर दिया क्यू को, और जो दूसरा है वो एक बीड की फॉर्मेट में है ऐसे, जो इसके अलोंग स्लाइड कर सकता है। इसका मास भी m दिया हुआ है और इसका मास भी m दिया हुआ है। हालांकि हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे कि आगे चल करके हम इसमें अगर दोनों का
मोशन मान लिया जाए तो क्या होगा। फिलहाल पहले मुझे लगता है इस क्वेश्चन को इतना कठिन नहीं करना चाहिए हमको, क्योंकि इन्होंने लिखा भी नहीं है तो अपन को यही मानना चाहिए कि ये फिक्स्ड रहेगा। तो अभी क्या हुआ कि इसका मास जो m हमने लिया है वो यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया किसी एंगल पर, यहाँ चला गया। तो ये बीच का पहले का डिस्टेंस था, बहुत ही स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस किया है। तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। दो चार्जेस के बीच का फोर्स हमेशा दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग लगता है। तो इस लाइन के लॉन्ग ये इसको रिपेल करेगा, तो ये फोर्स ऐसा आ जाएगा। और जो इनके बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन है वो हम जानते हैं कि बीड के ऊपर लगने वाला नॉर्मल सेंटर से पास करता है, तो ये नॉर्मल ऐसे इधर जाएगा। अगर हम ये वाला एंगल थीटा मानते हैं कि इसको हमने थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया, तो हम ये देखते हैं कि ये वाला एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा और ये वाला एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा, और इसको इधर एक्सटेंड करेंगे तो ये वाला एंगल भी थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगर हम इस डिस्टेंस को कुछ x मान लेते हैं एक बार के लिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x किया, तो इक्विलिब्रियम की तरफ लाने वाला जो टोटल फोर्स हो जाएगा, नेट फोर्स, अगर हम देखेंगे तो नॉर्मल तो इस पाथ के परपेंडिकुलर है, क्योंकि अपन ये हुप को फिक्स मान रहे हैं, तो इस रिंग का मोशन इस के टेंजेंट के लॉन्ग ही होगा, इस रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। तो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा तो f के उस कंपोनेंट की वजह से होगा, तो f की वैल्यू आ जाएगी f साइन थीटा बाई 2, फोर्स आ जाएगा इस डायरेक्शन में। थीटा बहुत छोटा है तो इसको आप लिख सकते हो f थीटा बाई 2। तो ये बहुत कम एंगल होने की वजह से ये जो डिस्टेंस है वो 2r cos थीटा, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स का कैलकुलेशन करोगे तो वो आएगा KQ स्क्वायर अपॉन 2r cos थीटा बाई 2 का स्क्वायर आएगा। थीटा छोटा होने की वजह से cos थीटा को 1 मान लिया, तो एक तरह से ये आ गया KQ स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, ये फोर्स की वैल्यू हो गई। और उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो नेट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास KQ स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर इंटू थीटा बाई 2। और x और थीटा को एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो x बराबर r थीटा, तो थीटा की वैल्यू x बाई आर आ जाएगी। तो हमारे पास में आ जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन 8r क्यूब इंटू x। ये जो कैलकुलेशन हमने किया है ऊपर, इसकी वैल्यू है, ये नेट फोर्स की वैल्यू है। इसके साथ ना देखें, ये अलग है, ये फोर्स की वैल्यू है और ये नेट फोर्स की वैल्यू है इधर। तो नेट फोर्स प्रोपोर्शनल टू x आ गया, SHM की कंडीशन हो गई। तो उसके हिसाब से इसका जो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x जो आ गया वो आ गया KQ स्क्वायर, KQ स्क्वायर और 8r क्यूब ऊपर चला जाएगा, 8 ऊपर और r क्यूब। अब इसमें k की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन की फॉर्मेट में रखेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, तो 4 पाई एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, 8 इंटू 4 आ जाएगा। तो ये टाइम पीरियड की वैल्यू है, हालांकि टाइम पीरियड नहीं पूछा है, इन्होंने पूछा है स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो एक तरह से ओमेगा की वैल्यू तो 2 पाई बाई टी हो गई, तो ये KQ स्क्वायर वाला टर्म ऊपर आके ये वाला टर्म आ जाएगा, बी वाला, k की जगह रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन, तो ऐसा आ जाएगा। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। परंतु अगर इसके अंदर अपन कोई कहना चाहता है कि अगर मैं इस हुप को मूव करता हुआ मान लूं, तो उस केस में क्या होगा कि हुप को अगर मूव करता मानेंगे तो फिर हमें उसके मासलेस मानना पड़ेगा। हालांकि इसमें कोई भी मास नहीं दिया हुआ है, तो कोई कहेगा कि भाई आपने फिक्स्ड माने हैवी मास कहाँ से मान लिया जब दिया नहीं, तो कुछ भी मास लेकर के तो सॉल्व कर नहीं सकते हैं। तो कोई कह सकता है कि हैवी माना तो हम जीरो भी मान सकते हैं। फिर अगर कोई इस हुप का मास जीरो मानता है तो अपन, जैसे हम ये जानते हैं कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम हमने पढ़ा था, तो स्प्रिंग मास सिस्टम का जो टाइम पीरियड होता है वो आता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के, 2 पाई अंडर रूट m बाई के हो गया। तो अगर अपन इसमें दो मास लगा देंगे, अगर दोनों मास चलने लग जाएंगे, ये भी m और ये भी m,
तो इस तरह से ये जो अपन जानते हैं इसका रिड्यूस्ड मास के फॉर्मूले से टी डैश की वैल्यू आ जाती 2 पाई अंडर रूट m/2, m की जगह m/2 आ जाता है बाय k आ जाएगा। तो सेम ऐसे ही फैक्टर में जो हमारे पास में यहाँ पर जो आ जाएगा m की जगह m/2 वाला टर्म आ जाएगा। तो m/2 वाला अगर टर्म आ जाता है तो इनमें से कोई एक दूसरा आंसर होने की संभावना बन रही है, यानी कोई सी वाला आंसर दे सकता है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इस तरह की कोई बात होगी नहीं, मतलब इसका मोशन मानना नहीं चाहिए जैसा आईआईटी में मुझे लग रहा है सवाल पूछने में, क्योंकि इसको मैंने तो जस्ट ऐसे ही सिमिलरली करके बताया, प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो टाइम लग जाएगा इसमें। तो मैंने बस इसी अजम्पशन से सॉल्व किया और मैं इसी बात को मान रहा हूँ कि इसको रेस्ट पर मान कर के देंगे, इसलिए बी इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है मैथमेटिकल फॉर्मेट में, जैसा कि हम देखते हैं चेन्नई का जो आईआईटी चेन्नई, आईआईटी मद्रास जिसको बोल रहे हैं, वहाँ का जो पेपर रहता है उसमें पुराने पैटर्न्स को देख करके हम देखते हैं कि उनके पूछने के तरीके में फिजिक्स मैथमेटिकल तरीके से पूछी जाती है। देखने में सवाल ऐसा लग रहा है जैसे न्यूटन्स लॉ या वर्क फॉर एनर्जी का है, पर फोर्स का एक्सप्रेशन हमें ऐसा दे रखा है जिससे हमें याद है, हम जानते हैं कि एक एसएचएम का एक्सप्रेशन दे रखा है। तो इसमें जो अपन कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन वो होता है F/m। मास आपको 5 kg दे रखा है, तो अगर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे -20x + 10 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी -4x + 2। यहाँ से -4 हमने कॉमन ले लिया तो x -0.5। तो इसको कंपेयर कर सकते हैं -ω² x - x इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई 2 के बराबर और इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई 0.5 के ऊपर। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि t = 0 पर पार्टिकल जो है वो x = 1 के ऊपर है, यानी अगर अपन पार्टिकल को एक एक्सिस के ऊपर दिखाएं तो हमें ये पता चला कि x बराबर 0.5 पर इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यानी वहां पर एक्सेलरेशन 0 रहता है। अब इसमें x बराबर 0.5 रखेंगे तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 आ रही है। x बराबर 1 के ऊपर इसकी वेलोसिटी 0 है, यानी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन इसकी हो जाएगी x बराबर 0। तो दो एक्सट्रीम के बीच में ये ऑसिलेट कर रहा है और इसका ओमेगा हमको 2 मिल गया, तो 2 π/t = 2। तो टाइम पीरियड की वैल्यू इसकी हो गई पाई। तो t = 0 पर पार्टिकल जो है उसका लोकेशन हमें ये बताया गया कि वो यहाँ पर है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि पोजीशन बताइए और मोमेंटम बताइए, कब बताना है? t = π/4। हम जानते हैं कि π/4 टाइम, तो टाइम की वैल्यू π/4 है, इसका मतलब वो t/4 हो गया। तो t/4 में एसएचएम में हम जानते हैं कि इस एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पर आ जाते, तो वो यहाँ आ जाएगा, तो इसका पोजीशन हो जाएगा 0.5। तो इनमें से बी और सी में से कोई एक हो जाएगा, और क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है 0 नहीं हो सकती, माइनस की होगी, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। मोमेंटम वाला पार्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वैसे आप निकाल सकते हैं मोमेंटम बराबर m × v और v = ω/a, क्योंकि माइन डायरेक्शन में इस तरफ है तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो -ik करके लिख सकते हैं, या माइनस के लिए वैल्यू लिख सकते हैं, तो v की वैल्यू होगी ω/a, तो -m ω/a ik, ये मोमेंटम की वैल्यू हो गई, ये 5 के बराबर आ रही। ओमेगा की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 2 है और एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0.5 है, तो 2 × 0.5 1 हो गया, और m की वैल्यू 5 है तो -5 आ गया। वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसकी, इसी से हो रहा है सी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सी हो गया। तो अब हम देखते हैं इसका पेपर का दूसरा सेक्शन, जिसके अंदर की मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं। जैसे इंस्ट्रक्शंस हम देख रहे हैं, मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर इसमें 3 क्वेश्चंस आए थे, और उनमें से हम देख रहे हैं कि करेक्ट आंसर करने पर आपको +4 मिल रहा है, और अगर चारों, मतलब अगर आपने पार्शियल मार्किंग भी इसमें दे रखा है, 4 अगर सही है, उनमें से आपने 3 सही किया तो आपको 3 मिलेगा, अगर 3 सही है और आपने 2 सही किए
तो आपको 2 मिलेगा, और अगर 2 ही सही उनमें से आपने 1 सही किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और माइनस मार्किंग भी इसमें दे रखी है, जैसे आप देखेंगे कि अगर आपने कुछ भी गलत सेलेक्ट कर लिया तो -2 मिल रहा है। तो सिंगल करेक्ट से मल्टीपल करेक्ट में एक क्वेश्चन का 1 नंबर एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो काटने में भी 1 नंबर एक्स्ट्रा रख रहे हैं, -2 रख सकते हैं। तो ये कुछ उसी का इंस्ट्रक्शंस हैं। अब अपन सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये बोर मॉडल पर मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो बेसिक इस तरह का क्वेश्चन अपन क्लास में करते हैं। इन्होंने एक सेंट्रल फोर्स की वैल्यू दे रखी है -kr। तो अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स के आर के बराबर हो गया, और आर इसकी रेडियस हो गई, वी इसकी स्पीड मान लेते हैं। तो अपन इक्वेशन लिख लेंगे के इंटू आर बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से के आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर हो गया। एक इक्वेशन तो ये हो गई। एक बोर मॉडल की कंडीशन है, तो एम वी आर इज इक्वल टू एन इंटू एच बार एच अपन 2 पाई, तो सभी जगह एच बार ही लिखा है तो अपन भी एच बार में ही चलते हैं, बाद में रख लेंगे जरूरत पड़ी तो। तो सबसे पहले रेडियस के बारे में कैलकुलेट करने के बारे में आया, तो अपन इसमें से क्या करते हैं कि v की वैल्यू उठा करके उधर रख देते हैं। तो यहाँ से या v की वैल्यू उठा के उधर से इधर ले आते हैं। तो v इज इक्वल टू हमारे पास आ गया n इंटू एच बार अपॉन एम आर, और इस वाले एक्सप्रेशन में रख देंगे। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम बाय के, और v का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास n का स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर r स्क्वायर। अब r स्क्वायर को इस तरफ लेके आएंगे और फिर इसका रूट लेंगे, तो r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये r की पावर 4 आ रहा है, r की पावर 4 इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा m नीचे और k भी नीचे हमारे पास आ रहा है। तो n स्क्वायर h स्क्वायर m इंटू के, अब इसका रूट ले लेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एच बार ही है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय रूट एम के। तो आर स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है, तो ये आंसर इसमें मैच कर रहा है, इसलिए ए वाला इसका आंसर हो गया। फिर आर अपन ने कैलकुलेट कर लिया, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमको यहाँ से दिख रहा है कि वी स्क्वायर का जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास आ रहा है k बाय एम इंटू आर स्क्वायर, के बाय एम इंटू आर स्क्वायर के बराबर है, और आर स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल रखी है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे k बाय एम, और वो है n इंटू एच बार डिवाइडेड बाय रूट एम के। तो अगर अपन इसको रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये एम स्क्वायर हो जाएगा और ये के ऊपर आ जाएगा, तो के एम स्क्वायर इंटू एम क्यूब हो जाएगा। यानी बी वाला ऑप्शन भी सही है, सब्स्टिट्यूट करने से ये आंसर बन रहा है, इसलिए बी को अपन लिख सकते हैं। अब इसके बाद में एंगुलर मोमेंटम अपॉन एम आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही अंडर रूट के बाय एम। तो एंगुलर मोमेंटम जो है हमारे पास, उसका फॉर्मूला एन एच अपॉन 2 पाई है। एंगुलर मोमेंटम एन एच अपॉन 2 पाई, या एन एच बार लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे को वैल्यू आर की टर्म्स में एक्सप्रेस करनी है, तो डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर चाहिए। तो आर स्क्वायर वाली वैल्यू अपन इससे डिवाइड कर देते हैं, जो अपन ने कैलकुलेट कर रखी है आर स्क्वायर की वैल्यू, ये वाली वो उधर निकाल रखी है। तो एल अपॉन आर स्क्वायर की टर्म डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से एन इंटू एच बार डिवाइडेड बाय वो वाली टर्म आ जाएगी आर स्क्वायर वाली, वो भी एन इंटू एच बार है, और वो ऊपर जा रहा है अंडर रूट ऑफ एम इंटू के। तो एन इंटू एच बार वाली टर्म तो कट गई। अब दोनों तरफ एम से डिवाइड कर देते हैं एम आर स्क्वायर, तो यहाँ से अपने पास में एम से डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट के बाय एम अंदर चला जाएगा। तो इस तरह का एक्सप्रेशन बन रहा है, ये सी वाला ऑप्शन भी
सही हो गया। अब आपको एंगुलर मोमेंटम वाली टर्म मिल गई। एनर्जी वाली टर्म आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि टोटल एनर्जी का कैलकुलेशन कितना आएगा। तो टोटल एनर्जी के कैलकुलेशन में हमारे पास में दो टर्म होती है, एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो अगर हम लिखना चाहेंगे इसके अंदर तो kr² हमको दे रखा है, तो और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² वाली जो इक्वेशन हमने लिखी है सर्कुलर मोशन वाली, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो mv² इज इक्वल टू हो गया kr², तो हाफ mv² हो गया kr²/2। तो पहली टर्म तो हो गई kr²/2 और पोटेंशियल एनर्जी भी kr²/2 है, तो इसका मतलब ये kr² के बराबर हो गई। तो r² वाला वैल्यू तो अपन ने निकाल ही रखा ही रहा, इसको k से गुणा कर देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो जब अपन इसको k से गुणा करेंगे तो k ऊपर चला जाएगा। तो ये सब तो बन रहा है, पर ये 2 इसमें एक्स्ट्रा दे रखा है और ये 2 की वजह से इसे हमें सेलेक्ट नहीं करना है। अगर इसको सेलेक्ट कर लिया तो ये 2 के आगे माइनस लग जाएगा और हमको मिल जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, तो इसलिए अपना आंसर हो गया ABC। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है अपना स्ट्रिंग वेव का सवाल है। इस तरह का क्वेश्चन अपनी शीट पे रहता है, अपन ने कर भी रखा है, बस इसके अंदर इन्होंने इसको एक मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कन्वर्ट किया है। कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने इस क्या किया है कि जो O पॉइंट है इस पे दो कंडीशन लगा दी है कि एक बार इसको नोड मान के सॉल्व कर लीजिए और एक बार इसको एंटी नोड मान करके सॉल्व कर लीजिए। हम ये जानते हैं कि जो फिक्स पॉइंट होते हैं ये तो नोड ही बनते हैं, तो ये वाला हिस्सा तो नोड हो गया। अब हम पहला केस ले लेते हैं कि जब ये वाला पॉइंट नोड बनेगा तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी ऑसिलेशन की। तो हमारे पास हम ये मान सकते हैं कि अगर ये नोड है तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा अपने अपने हिसाब से ऑसिलेट करेंगे और उसका हमारे पास दो एंड फिक्स्ड होते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फार्मूला है, हम ये कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड की जो फ्रीक्वेंसी है वही होगी जो राइट हैंड साइड की फ्रीक्वेंसी है, ये एक साथ जुड़े हुए हैं। जो यहाँ पर टेंशन है वो यहाँ पर टेंशन होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसका लिख सकते हैं N1/2L इसकी लेंथ है और √T/μ। म्यू दोनों का अलग अलग है, टी दोनों में एक होगा क्योंकि आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पर न्यूटन्स लॉ लगाएंगे तो टी की वैल्यू बराबर आ जाएगी। और यहाँ पर दूसरे के लिए लिखेंगे N2 उसकी लेंथ है 2L, तो 2 × 2L और √T/4μ। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से √T/μ कट जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा 2L, तो N2 = 4N1 आ जाएगा। N2 = 4N1, यानी कि इसकी वैल्यू 1 लेंगे तो इसकी वैल्यू 4 लेंगे, यानी इसकी वैल्यू 1 लेंगे तो इसके फॉर्मूले में N1 की जगह 1 रख देंगे। तो जब इसको 1 रखेंगे तो 1/2L √T/μ इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में N1 1 आ गया, यानी कि जब N1 1 लेंगे तो N2 की वैल्यू 4 हो जाएगी। जब N2 की वैल्यू 2 लेंगे तो N2 की वैल्यू 8 हो जाएगी, इससे 4 गुना रहेगी। तो ये इसकी फंडामेंटल होगी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो आ रही वो μ0 के बराबर ही आ रही इस फॉर्मूले के हिसाब से, जब आप N1 की वैल्यू 1 रखते हैं। तो जब ये वाला पॉइंट नोड रहता है तो इस सिस्टम की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी μ0 के बराबर आती। अब जो इसके 4 ऑप्शन है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो उसमें से लिखा है कि विथ O एज ए नोड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द कंपोजिट स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू दिस मच, जो कि दे रखा है, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। तो नोड होगा तो ऐसा होगा, ये हमको पता लग गया। अब दूसरा ऑप्शन एंटी नोड होगा तो क्या होगा, ये अपन हिसाब लगाते हैं। एक इसमें और सी वाला ऑप्शन देखें तो व्हेन द कंपोजिट स्ट्रिंग वाइब्रेट्स एट द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विथ नोड एट O इट हैज 6 नोड्स इंक्लूडिंग द एंड नोड्स। तो ये कह रहे हैं कि एंड वाले नोड को इंक्लूड करते हैं, इसमें 6 नोड होंगे। तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, एक बार इस डायग्राम में चलते हैं वापस से। देखो, जब ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेगा तो N1 की वैल्यू 1 है, 1 का मतलब इसके अंदर एक लूप बनेगा और इसके अंदर हमको बताया गया कि 4 लूप, N2 की वैल्यू 4 आ गई तो इसका मतलब इसमें 4 लूप बनेंगे। क्योंकि दोनों का म्यू डिफरेंट है तो लेमडा
डिफरेंट डिफरेंट हो गया, इसलिए थोड़ा ऐसा बनने को मिल रहा है। तो यहाँ से टोटल 4 लूप हो गए और इसमें एक लूप हो गया, तो कितने नोड गिनने? तो 1 2 3 4 5 6, कह रहे हैं कि एंड वालों को भी इंक्लूड करो, तो 4 बीच में हो गए, एंड वाले मिला के 6 हो गए, तो टोटल 6 नोड हो जाएंगे। तो जो ओ पॉइंट पर नोड होगा तो उस केस में 6 नोड होंगे, यानी बी वाला ऑप्शन भी इसमें सही हो रहा है। तो ये एक केस अपन ने सॉल्व कर लिया कि अगर ओ पॉइंट नोड बनता है तो क्या होगा। अब ओ पॉइंट एंटी नोड बनेगा, तो हम ये जानते हैं कि एंटी नोड बनने वाले केस में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो ऑड मल्टीपल में आती है। तो जब आप इसे इक्वेट करेंगे तो वो आ जाएगा 2n1 - 1 by 2l √t/μ is equal to 2n2 - 1 by 2 into 2l √t/4μ, क्योंकि नोड और एंटी नोड वाले में जो हमारे पास फॉर्मूला होता है v/4l, यहाँ पे मैंने 4 लिखा नहीं, 4 लिखना चाहिए था, तो nv/4l, तो 2 लिख दिया गलती से, इसको 4 लिखना चाहिए, यहाँ लिख देते 4l, और यहाँ वाले में भी 4 आएगा इस जगह, तो 4 टाइम्स ही हो गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो √t/μ वाली टर्म तो कट ही जाएगी और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 ये रहा, 4l कट जाएगा, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा 2n1 - 1 इज इक्वल टू 2n2 - 1 डिवाइडेड बाय 4। 4 इस साइड चला जाएगा, 4 इंटू ऑड नंबर इज इक्वल टू अनदर ऑड नंबर, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये तो लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया इवन नंबर और राइट हैंड साइड का आ गया ऑड नंबर, तो इसका मतलब इस तरह से तो कभी हो ही नहीं सकता है कि जो ओ पॉइंट है वो एंटी नोड बन जाए। अगर ओ पॉइंट को एंटी नोड बनना है तो इवन और ऑड बराबर होने चाहिए, तो वो हो नहीं सकता है। तो इसलिए जो डी वाला ऑप्शन है कि नो वाइब्रेशन मोड विथ एन एंटी नोड एट ओ इज पॉसिबल फॉर द कंपोजिट स्ट्रिंग, ये वाली बात सही। जब ये वाली बात सही होगी तो बी वाली बात तो होगी नहीं, इसलिए अपन इसमें डी वाला सेलेक्ट कर लेते, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया ACD। ठीक है, 7th क्वेश्चन जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है और ये भी इस तरह का क्वेश्चन अपन ने क्लास में कर रखा है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और मिरर पर बेस्ड है। तो इसमें ऐसा बताया कि जो ग्लास है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, जो इस तरह से ये डिफरेंट कलर में दिख रहा है, ये ग्लास का मटेरियल है और इसके अंदर हमने एक लिक्विड भरा है, जिस लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इस क्वेश्चन में ऑप्शंस में दे रखी है अलग अलग, और ये जो ग्लास हमको दे रखा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमको दे रखा है वो 1.6 के बराबर है। इस ग्लास का लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। यहाँ पर कुछ एक इसकी थिकनेस हाइट कम माननी, तो इफेक्टिवली आप ऐसा मान सकते हैं कि ये जो चीज़ बन रही है इसमें से एक ऊपर वाला जो हिस्सा बन रहा है लिक्विड वाला, वो तो एक तरह से आप ऐसा मान लीजिए कि एक डाइवर्जिंग लेंस जैसा बन रहा है, और जो इसके नीचे ग्लास वाला हिस्सा है वो अगर आप देखेंगे तो वो एक कन्वर्जिंग लेंस जैसा बन रहा है, और इसके नीचे वाली सरफेस को इन्होंने बताया कि रिफ्लेक्टिंग है, तो वो एक प्लेन मिरर की तरह हो रहा है। तो एक तरह से एक कॉम्बिनेशन हो गया, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ऐसे 3 चीजें मिला गई, तो हम जानते हैं कि ये कोई एक इक्विवेलेंट मिरर बनेगा। अगर ये मिरर हमको मिल जाए, यानी इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हम जानते हो, तो क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है कि अगर हमें एक ऑब्जेक्ट को ऐसा रखना है कि इमेज जो होना चाहिए ना इज फॉर्म्ड ऑन टू इटसेल्फ, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही इसकी इमेज बन जानी चाहिए। तो हम जानते हैं कि मिरर के अंदर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखें, यानी कि इसकी जो भी रेडियस आएगी यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसकी इमेज यहीं बनेगी। तो इनडायरेक्टली जो हम एफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं उसका डबल जो आएगा, इसकी माइनस की वैल्यू आएगी, तो रेडियस की वैल्यू एक तरह से आप जो कैलकुलेट करेंगे -2 एफ इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू है, यही हमें चेक करना है, और वो 4 केसेस के लिए सॉल्व करना है। तो हमको दिख रहा है कि बार बार सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि पहले
एक एक्सप्रेशन बना लेना चाहिए जिसमें बाद में वैल्यू पुट कर करके हम इसका आंसर बता देंगे। तो सबसे पहले तो हमें इक्विवेलेंट मिरर का जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। तो 1/f इक्विवेलेंट मिरर इज इक्वल टू 1/f मिरर माइनस 2 इंटू 1/FL1 और 1/FL2 यहाँ पर हो गया। क्योंकि यहाँ पर प्लेन मिरर दिया हुआ है तो इस प्लेन मिरर की फोकल लेंथ जो होती है वो तो इनफाइनाइट होती है, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, मिरर वाला टर्म तो जीरो हो गया। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो अपने पास यहाँ फार्मूले के हिसाब से जो अपन कैलकुलेट करेंगे, जो कन्वर्जिंग के हिसाब से -2f इक्विवेलेंट के बराबर आ जाएगा। तो ये माइनस इधर लेकर के 2 इधर ले आएंगे, तो इसको f इक्विवेलेंट को लिखना चाहें अगर तो वैसे एक बार f इक्विवेलेंट ही कैलकुलेट कर लेते हैं। इधर वाला एक्सप्रेशन ले आता हूँ मैं। तो ये माइनस, ये तो जीरो हो गया फर्स्ट टर्म, ऐसा करते हैं इस टर्म को तो जीरो कर ही देते हैं। ये माइनस इधर लेकर के 2 इधर ले आते हैं, तो ये 1/r बन गया और ये हो गया 1/FL1। तो ये हो जाएगा μ1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। और दूसरा वाला जो लेंस है उसके लिए भी ऐसे ही μ2 माइनस 1 1/r3 माइनस 1/r4 ऐसा करके अपना एक्सप्रेशन बन गया। तो जो इक्विवेलेंट मिरर बन रहा है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, तो ये आ गया 1/r। तो सबसे पहले ये ग्लास वाला केस ले लेते हैं, इसके बारे में सारी डिटेल पता है। तो इसका म्यू हमें दे रखा है 1.6, तो 1.6 माइनस 1 और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में हमें इसमें जानकारी जो सरफेस के संबंध में दे रखी है 9 सेंटीमीटर ये लिखा हुआ है। तो ये वाली सरफेस 9 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर रखती है। तो यहाँ पर आ गया 1 अगर हम इस साइड से लाइट भेजेंगे तो इसका प्लस आएगा 1/9 और दूसरी सरफेस फ्लैट है तो उसका इनफाइनाइट हो गया। अब दूसरे वाले लेंस की, जो ऊपर वाला लेंस है इसके बारे में बात करते हैं जो कि डाइवर्जिंग वाला है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दे नहीं रखा है, उसको n मान लिया, n-1 और इसके लिए पहली वाली टर्म तो इनफाइनाइट हो गई माइनस दूसरी वाली 9 होगी, उसका सेंटर उधर ही है, तो ऐसा एक टर्म बन गया है। तो इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो 1/r और 0.6 डिवाइडेड बाय 9 तो ये हो गया 6/90। 6/90 तो आप इसको काट सकते हैं 3 से, तो 2/90 2/30 2/30 ये टर्म आ गई। 1/15 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाली जो टर्म यहाँ पर आ रही है इसके अंदर, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस n/9 और प्लस प्लस 1/9 -1 गुणा हो गया। तो इस तरह का एक्सप्रेशन आ गया। अब आपको n की डिफरेंट वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी, जैसे कि मैं आपके लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट वाला केस 1.42। अगर n की वैल्यू 1.42 तो r की वैल्यू क्या थी देखिए, तो ये आ गया 1/r और इसको अपन लिख लेते हैं 1/15 और माइनस 1.42। तो 1.42 जो है उसके अंदर नीचे आप 9 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से जो कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं 1.42 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1/9। तो यहाँ से ये 9 वाला टर्म साथ ही रखें तो ज़्यादा अच्छा ऐसा लग रहा है क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने में आ रहा है। तो 1/r और माइनस का आ जाएगा 1/15 माइनस 0.42 हो गया 0.42 डिवाइडेड बाय 9। तो 0.42 डिवाइडेड बाय 9 की जो वैल्यू अपन कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करने से देखो कितनी आ रही, 9 इंटू 1 9 आ गया ऊपर, माइनस 15 इंटू 0.42 डिवाइडेड बाय
9 इंटू 15 1/r, तो 15 इंटू 0.42 आ गया। 15 इंटू 0.42 तो 42 से गुणा कर लेते हैं, तो 0 तो ये हमारे पास में आ गया 630 6.3 6.3 अगर 9 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 9 में से 6.3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.7, तो 1/r की वैल्यू हो गई 2.7 अपॉन 9 इंटू 15, तो ये कट रही है, तो 0.3 आ गया ऊपर, 3/15 और 10 नीचे आ जाएगा, तो r की वैल्यू 50 आ गई। तो जैसे मैंने आपके सामने एक ऑप्शन ये सॉल्व करके बताया, इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में आप वैल्यू रख लीजिए, ये वाला जो एक्सप्रेशन ये साथ में रखना है, एक बार 1.42 रखना है, एक बार 1.35 रखना है। तो इसमें सॉल्व करने से हम देखते हैं कि ए और बी दो तो सेटिस्फाई करते हैं, ये दोनों सेटिस्फाई नहीं करते, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये नेक्स्ट सेक्शन जो कि इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, जिसकी मार्किंग स्कीम में 4 नंबर मिल रहे हैं और गलत करने से कुछ नहीं जा रहा है, 0 मिलेगा। और आंसर के बारे में बताया कि वो आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है। उसकी संख्या कितने भी डिजिट की हो सकती है, सिंगल डिजिट ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं हम पहला सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है, ऐसा सवाल अपने शीट में भी मिल जाता है, आपने देखा हो तो, याद हो तो, ऐसे मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन याद आ रहा है। इसमें स्पेसिफिक हीट जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन रहती है, तो अपने पास फॉर्मूला है dq इज इक्वल टू NC/dt, ये बेसिक फार्मूला होता है। तो इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है कि टेम्परेचर -73 से 27 डिग्री जा रहा है, तो माइनस एक तो इसमें यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना है, -73 डिग्री को आप लिख सकते हैं 200 केल्विन, और 27 डिग्री को सेल्सियस को आप 300 केल्विन लिख सकते हैं। तो जो लोग इसकी यूनिट का कन्वर्जन का ध्यान नहीं देंगे, उनको इस क्वेश्चन में सजा दी मिलेगी, हालांकि कोई सजा नहीं मिलेगी, माइनस तो कुछ नहीं मिलने वाला, टाइम ही खराब होगा। तो अभी यहाँ पर मोल के बारे में जो क्वेश्चन में दिया है कि 1 kg सब्सटेंस है ना, 1 kg सब्सटेंस ऑफ दिस टू दिस, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सब्सटेंस की दे रखी, तो ठीक है। तो यहाँ पर m की टर्म में आ जाएगा, है ना, मोल की बजाय, स्पेसिफिक सब्सटेंस है तो ये MS, S का इन्होंने सिंबल C में बना दिया, तो ऐसा लिख दिया हमने, ठीक है। तो m की जगह 1 kg आ जाएगा, C की जगह वो सब्सटीट्यूट कर देंगे dq और kT dt, इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो टेम्परेचर 200 से लेकर के 300 तक। तो यहाँ पे Q की वैल्यू आ गई, K की वैल्यू के बारे में हमारे पास में K की टर्म्स में आंसर निकालना है NK, तो बस अपन को सॉल्व करना है कि T²/2 आ गया, तो K/2 आ गया, तो 300 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो ये हो जाएगा एक तरह से 9 - 4 इंटू 10 की पावर 4 K/2, तो 9 - 4 हो गया 5, 5 इंटू 10 की पावर 4 हो गया 50,000, बाई 2 करेंगे तो 25,000 आएगा, तो 25,000 K हो जाएगा, 25,000 K। तो n जो है वो K के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसी की वैल्यू पूछिए, तो 25,000 के बराबर हो गई, ठीक है। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन जो है रोटेशन चैप्टर से है, थोड़ा सा माने ध्यान देने वाली सी बात है इसके अंदर, मतलब अच्छा सवाल कह सकते हैं, थोड़ा सा नया लग रहा है देखने में, मतलब बाकी रूल तो वही है, माने बच्चों से मेरे को लगता है गलती होने के चांसेस हैं इसके अंदर। देखो क्या क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है कि एक टेबल टाइप कोई डिस्क हमें दे रखी है, इस डिस्क के ऊपर एक दूसरी डिस्क को फिक्स कर रखा है, इसका मास Bm है, इसका मास Bm है, और ये डिस्क जो है R/2 रेडियस की, वो R रेडियस की, इसकी पेरीफेरी पर इसको फिक्स किया है। अब क्या होगा कि बाहर से कोई सिस्टम नहीं, इसके अंदर ही एक मोटर लगी हुई है,
वो मोटर क्या करती, इसके ऊपर एक टॉर्क लगा करके इसके अंदर एक एंगुलर वेलोसिटी पैदा करती है। तो ये सिस्टम पहले से रेस्ट पे था। तो अगर हम देखेंगे तो ये वाली एक्सिस तो इसके ऊपर फिक्स्ड है और ये वाली एक्सिस हमारी फिक्स्ड एक्सिस हो गई। तो ये तो अपनी फिक्स्ड एक्सिस बन गई, और क्योंकि ये वाली एक्सिस इस डिस्क के ऊपर फिक्स है तो ये डिस्क मूवेबल है, तो ये एक तरह से मूविंग एक्सिस हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि इस फिक्स्ड एक्सिस, क्योंकि सारे फोर्स इंटरनल है, इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट इस दोनों के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कंजर्व रहेगी। तो L इनिशियल बराबर L फाइनल, ऐसा करके हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं। और यहाँ पर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 है। एक्चुअली क्या हुआ है कि इसमें एक मोटर ऑन किया गया, मोटर के ऑन करने से इसके ऊपर एक टॉर्क आया, इसके ऊपर टॉर्क इधर आएगा तो हम टॉर्क के नियम से जानते हैं कि दूसरे पर इसमें अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क आएगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये वाली मोटर अगर ओमेगा 1 से इधर घूमेगी तो दूसरी वाली मोटर, मतलब मोटर का दूसरा टॉर्क जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको अपोजिट डायरेक्शन में ओमेगा 2 से घुमाएगा। एक ओमेगा 1 से ऊपर घूमेगी क्योंकि इससे एंगुलर मोमेंटम ऊपर की तरफ आएगा, तो दूसरे का एंगुलर मोमेंटम नीचे आना चाहिए ताकि टोटल 0 बना रहे। तो अब एक्चुअली क्या हुआ कि इसके ओमेगा आने से इसका सेंटर भी चलने लग गया VCM, जिसकी वैल्यू ओमेगा 2 इंटू आर के बराबर हो गई। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका एंगुलर मोमेंटम तो आप आसानी से लिख सकते हैं, तो डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे बस। तो इसमें से नीचे वाली डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव मान लेते हैं, तो इसका mr²/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इनटू इसका ओमेगा 1, जो इसका ओमेगा 2 लिखा अपन ने, तो इसका ओमेगा 2 हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया, इसके अंदर तो यही आएगा। परंतु इस वाले डिस्क में दो तरह की मोशन, इसकी एक्सिस चल रही है यानी सेंटर ऑफ मास चल रहा है, और ये ऐसे घूम भी रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास फार्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का, R क्रॉस MVCM प्लस ICM इंटू ओमेगा। इसको ऐड करके हमें लिखना पड़ेगा, दो टर्म इसके अंदर आ जाएगी इसके लिए। तो इसका M, तो इसका M ही है, और V इसका ओमेगा 2 इंटू आर हो गया इंटू आर। तो ये फर्स्ट वाली टर्म जो है, और इसकी डायरेक्शन जो आ रही VCM के हिसाब से नीचे की तरफ जा रही, तो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। और ओमेगा 1 वाली टर्म जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ आ रही, तो इसके हिसाब से ये आ जाएगा माइनस, इसका मास है M और इसका रेडियस है r/2, mr/2 का स्क्वायर बाई 2, mr²/2 इंटू ओमेगा 1, ऐसे करके एक्सप्रेशन हो गया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि mr² और mr² वाली टर्म तो सब जगह से काट देंगे, तो 0 इज इक्वल टू ओमेगा 2/2 प्लस ओमेगा 2 और माइनस ओमेगा 1/8। तो इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो ओमेगा 1/8 इज इक्वल टू 3 ओमेगा 2/2। तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1/12। तो जितने से मोटर इस छोटी वाली डिस्क को घुमाएगी उसका 1/12 उस बड़ी वाली डिस्क को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएगी। तो हमसे पूछा है कि इसका रेशियो क्या आ रहा है, ओमेगा/n, n की वैल्यू पूछी है, ओमेगा 1 की वैल्यू का अपन ने ओमेगा दे रखा है, तो इसको ओमेगा डिवाइडेड बाय n से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से n की वैल्यू 12 आ जाएगी, तो 12 इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर माने गलती बच्चों से ये हो सकती है कि वो ऐसा सोच ना पाए, क्योंकि थोड़ा सा जनरली इस तरह के डिस्कशन बच्चे कम कर पाते हैं कि टॉर्क भी इक्वल अपोजिट होता है, फिर डायरेक्शन का एक फ़र्क है। ठीक है, माने किया जा सकता है, कोई नया नहीं है इस तरह से कि कॉन्सेप्ट वाइज नहीं है, पर अपने आप में थोड़ा अलग है। देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। ये पोलराइजेशन पर बेस्ड है, और पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट जिसको पता है उसके लिए इजी है। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि एक
पॉइंट सोर्स है जिससे 2 पॉइंट दूर हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट, जिन पर इंटेंसिटी का रेशियो IA अपॉन IB की वैल्यू हमको दे रखी है क्वेश्चन में 2 है। इसका मतलब हम ऐसा मान लेते हैं कि IB की इंटेंसिटी I0 है, तो IA की इंटेंसिटी 2 I0 है। तो पॉइंट सोर्स की वजह से जो लाइट जा रही, ये जो लाइट है वो पहले से अनपोलराइज लाइट है। तो ये जो लाइट की इंटेंसिटी, अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी हमको दे रखा है। तो पहला सेट तो हमें ऐसा दे रखा है। अब इसमें एक और केस दे रखा है कि अगर हमने ऐसा किया कि एक 2 पोलराइजर लिए, पोलरॉइड्स की बात कर रहे हैं, जिनको कि हमने लगाया इस बी पॉइंट से जस्ट पहले। तो बी पॉइंट से जस्ट पहले हमने 2 पोलराइजर को लगाया जिसकी एक्सिस आपस में 45 डिग्री का एंगल बनाती है। इसके बाद में बी पॉइंट है, ठीक है। तो हम ये जान रहे हैं कि जो लाइट यहाँ से जाती है वो अनपोलराइज लाइट है, यानी इसके अंदर दोनों तरफ के कंपोनेंट हैं ऐसे। ये इस बी पॉइंट के पास जाने तक ऐसे ही अनपोलराइज लाइट रहेगी। हम जानते हैं कि पोलराइड को जब यूज करते हैं तो उससे लाइट पोलराइज हो जाती है। इसका कोई भी एंगल हो, इसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है। तो हम ये जानते हैं कि इस जगह पर इस पोलराइड से जस्ट पहले इंटेंसिटी I0 होगी, पर पहले वाले पोलराइड से निकलने के बाद लाइट इस डायरेक्शन में पोलराइज हो जाएगी। यानी कि अब इसके पास में जो हिसाब बताएं, थोड़ा सा दूर कर देता हूं डायग्राम। यहाँ पर जो 2 पोलराइजर लगाए बिल्कुल पास पास ही रखे हुए हैं, एक का एक्सिस ऐसा है पास एक्सिस, एक का पास एक्सिस ऐसा है। तो इससे जस्ट पहले लाइट के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट हैं, इस तरफ ऑसिलेट कर रहा है और इधर भी ऑसिलेट कर रहा है। इससे पास होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा। तो ऐसा करने से क्या हो जाता है कि इसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है। तो जो इंटेंसिटी इससे पहले I0 थी, पहले पोलराइड से पास होने के बाद इसकी इंटेंसिटी I0/2 हो गई। अब ये जो पोलराइज लाइट है उसका हमारे पास फार्मूला होता है कि पोलराइजर से जब पोलराइज लाइट निकलती है तो उससे पहले की जो इंटेंसिटी I0 cos स्क्वायर थीटा, जिसको अपन मेलोस लॉ कहते हैं। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री होने की वजह से इसकी जो इंटेंसिटी है, पहले से इंटेंसिटी I0/2 है, तो I0 की जगह I0/2 आ गया, और यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल दिया है तो cos 45 का स्क्वायर हो गया, तो वो 1/2, यानी इसकी इंटेंसिटी हो गई I0/4। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इससे बाहर निकलने के बाद इसकी इंटेंसिटी और आधी हो गई। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जब हमने 2 पोलराइड का इस्तेमाल किया तो पहले वाले पोलराइड ने उसे पोलराइज कर दिया, और फिर पोलराइज लाइट जो थी इस पास एक्सिस की वजह से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, जो भी यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका 1/√2 टाइम्स का कंपोनेंट इससे पास हो पाया। इस तरह से पास एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट पास होगा। अगर यहाँ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आप E0 मानते हो तो वो E0/√2 वाला कंपोनेंट इससे पास हो पाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी होती तो इसकी इंटेंसिटी आधी हो जाएगी, इससे आधी हो जाएगी। इसमें तो कोई भी एक्सिस रखो तो भी आधी हो जाती है। इसमें फिर एक बार पोलराइज होने के बाद अगर ये इसके पैरेलल होता तो इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये 45 डिग्री पर है तो इसलिए ऐसा आ रहा है। तो I0/4 हो गया। तो बी पॉइंट की इंटेंसिटी हो गया I0/4, और ए पॉइंट की इंटेंसिटी है 4I0 2I0। तो इसका रेशियो पूछा है, नया रेशियो R'। IA अपॉन IB हमें निकालना है। तो IA की वैल्यू जो है वो तो है 2I0, और IB की वैल्यू है I0/4, यानी हमें इसे 8 बताना चाहिए। 8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साउंड वेव का है, डॉपलर इफेक्ट पर बेस्ड है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मतलब मेरे हिसाब से एकदम फार्मूला बेस्ड इजी कोई भी स्टूडेंट कर सकता है जिसने फार्मूला याद कर रखे हो। अभी इसके अंदर क्या हो रहा है कि साउंड का जो सोर्स है और वो जो ऑब्जर्वर है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब एक डायरेक्शन में जाते हैं तो इनके बीच में जो वेव इधर जाती है, मान लेते हैं कि वेव की स्पीड c है,
तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन आती बढ़ जाती, तो बढ़ने का जो तरीका है, ऑब्जर्वर इसकी तरफ आ रहा है v से, तो c प्लस वी न्यूमरेटर में आ गया और सोर्स भी पीछा कर रहा है, तो c माइनस वी इंटू एफ। तो ये ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी होगी जब दोनों एक डायरेक्शन में आएंगे, तो ये ज़्यादा होकर क्या रहा है, न्यूमरेटर भी बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो बड़ी वैल्यू आएगी। तो दोनों ही फैक्टर इंक्रीज करने चाहिए, तो साइन ऐसे चेक कर सकते हो। बाद वाले केस में क्या हो रहा है कि दोनों दूर जा रहे हैं, तो उससे फ्रीक्वेंसी घट जाती और एफ ऑब्जर्वेशन डैश, इसके लिए दूर जाने, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है इसलिए ऊपर माइनस और सोर्स दूर जा रहा है इसलिए नीचे प्लस। तो इस तरह से डायरेक्ट फार्मूला मैंने लगा दिया यहाँ पर। अब हमसे पूछा है कि एफ ओ डैश की वैल्यू क्या है, तो उसको कैलकुलेट करने का अच्छा तरीका ये कि हम इन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास कैलकुलेशन आ रहा है कि एफ ओ इंटू एफ ओ डैश इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। तो एफ ओ डैश की जो वैल्यू आ रही वो आ गई एफ स्क्वायर अपॉन एफ ऑब्जर्वेशन। तो हमें इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे रखी 240, तो यहाँ पुट कर देंगे 240 इंटू 240 और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें दे रखा है 288। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे आंसर आ जाएगा 200, इसलिए हमने आंसर दिया है 200। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 200। तो ये क्वेश्चन जो है फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, ये भी बेसिक है, बस इसमें कैलकुलेट करने की बात है। और इसमें भी एक बात है जो गलत कर सकता है कोई। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि दो सिचुएशन ये बता रहा है जिसके अंदर एक छत के ऊपर हमने दो टंकी रखी है, एक टैंक 1 और एक टैंक 2। टैंक 1 को तो अपन वैसे ही खाली कर रहे हैं, ऊपर ही होल कर करके पानी नीचे गिर रहा है। टैंक 2 के लिए इन्होंने जो घर की सिचुएशन है उसको बताया कि जैसा कि हमारे घरों में रहता है कि टंकी से एक पाइप आती नीचे तक जाती, तो उसमें ऐसे ही बताया कि जो जिस टंकी से पाइप नीचे तक जाएगी और वहां जाकर पानी खाली होगा, तो उसको टंकी को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, और एक टंकी जो ऊपर ही खाली होगी उसमें कितना टाइम लगेगा। इसी बस ये टाइम के रेशियो के संबंध में क्वेश्चन है। थोड़ा सा जगह कम है, इसमें छत की ऊंचाई भी दे रखी है 16/9 h, और जो टंकी वो खुद दोनों h हाइट की टंकियां हैं, और दोनों का टाइम T1 T2 में अगले पेज पे कर लेता हूँ। तो इस तरह से देखिए कि ये कोई बिल्डिंग हो गई, इस बिल्डिंग के ऊपर हमारे पास दो टंकियां रखी है, तो हम एक टैंक बना देते हैं इधर, ये एक टैंक हो गया और ये दूसरा टैंक हो गया। ये टैंक तो यहीं से ही खाली करवा रहे हैं हम, पानी जो भर रहा है यहीं से खाली हो रहा है, तो इसको खाली होने में कितना टाइम लगता है, इसका टाइम हमने T1 मान लिया। तो इसका फॉर्मूला वैसे क्लास में किया हुआ सवाल है, बच्चों को याद भी रह सकता है, नहीं याद रहता है तो एक बात यहाँ पर हम कर सकते हैं कि ये जो सरफेस होती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाती है, तो इसकी वजह से हम इस बात का यूज कर सकते हैं कि जो h डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ की वेलोसिटी होती है √2gh, तो इस सरफेस की जो वेलोसिटी होती है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन से आ जाएगी a/a इंटू √2gh। जब ये सरफेस नीचे पहुंच जाएगी तो इसकी हाइट 0 हो जाएगी। तो हमारे पास ये फार्मूला है u प्लस v/2 इंटू टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट। इस तरह का फार्मूला होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, क्योंकि ये फ्री सरफेस का एक्सेलरेशन कांस्टेंट आता है। ये रिजल्ट को याद मानते हुए मैं डायरेक्टली इसको यूज कर रहा हूँ। तो नहीं तो अगर अपन इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो a/a इंटू √2gh पहले की वेलोसिटी हो गई, बाद में टंकी खाली होगी तो 0 हो जाएगी, बाय 2 इंटू T1 बराबर h इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहां से अपन को टाइम T1 की वैल्यू आ जाएगी 2a/a। थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा लिख दिया, ये आना चाहिए स्मॉल a/a, स्मॉल a/a। तो यहाँ से आ जाएगा
स्मॉल a बाय a, तो टाइम t1 की वैल्यू आ जाएगी 2a बाय a अंडर रूट इसको इस तरफ लेके गए h/2g, ऐसा आ गया। दूसरी टंकी की बात करते हैं। तो जो दूसरी टंकी है उसके अंदर हमने क्या किया है कि एक पाइपलाइन यहां से लेके नीचे तक लगा रखा है, और अब इस टंकी का जो पानी है वो यहां से लेकर के हम ये कह सकते हैं यहां तक भरा हुआ है। ये वाली जो हाइट है इसके बारे में हमारे को जानकारी दे रखी है कि जो छत है वो 16/9h है। तो ये 16/9h तो छत ही हो गई, और फिर ये हाइट और ऊपर हो गई। तो इस वाले केस में क्या होगा कि जो टोटल हाइट है, अगर आप इसको यहां से यहां तक जोड़ेंगे तो टोटल हाइट इसकी आ जाएगी 16 + 9 25/9h। तो यहां से जो पानी छूटेगा उस पानी की जो वेलोसिटी हम लिखेंगे यहाँ पर, इस जगह से जो पानी छूटेगा उसकी वेलोसिटी √2gh के फॉर्मूले से लिखेंगे, तो √2g इंटू 25/9h शुरुआत में जब टंकी भरी हुई होगी तो इतनी वेलोसिटी होगी। तो इस सरफेस का जो वेलोसिटी आएगी वो a/a इंटू अंडर रूट ऑफ 2g इंटू 25/9h ऐसा आएगा। अब जब बाद में ये लेवल नीचे उतरेगा तो उस समय इसके अंदर तो लेवल 0 हो गया था, पर इसके अंदर ये पानी यहाँ तक भरा हुआ है इसलिए लेवल ये रह जाएगा। तो इसलिए इसके अंदर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो तो h ही हुआ, और इनिशियल वेलोसिटी a/a इंटू अंडर रूट ऑफ 2g 25/9h, ये तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई। फाइनली जो हाइट है वो 16/9 हो जाएगी, तो a/a अंडर रूट ऑफ 2g 16h/9, तो u + v/2 इंटू टाइम t2। तो यहां से t2 की वैल्यू आ जाएगी, तो t2 की वैल्यू आ जाएगी 2a/a, और यहां पर हम एक्सप्रेशन देखेंगे तो √2gh कॉमन आ गया, 5/3 और 4/3, तो 5/3 + 4/3 ऐड कर देंगे, 5/3 + 4/3, तो ये हो गया 9/3, यानी कि 3 हो गया। तो एक 3 का फैक्टर इसमें आ जाएगा यहाँ पर, तो नीचे 3 डिवाइड हो जाएगा, अंडर रूट h/2g और 1/3 का एक फैक्टर आ जाएगा। तो यहाँ वाला एक्सप्रेशन से अगर अपन कंपेयर करेंगे तो t2 जो है वो t1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो अपन को क्वेश्चन में t1/t2 पूछा है, t1/t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो t1/t2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि टंकी अगर छत पे खाली करोगे आप तो उससे जल्दी टंकी खाली होगी। अगर आप ऐसे पाइप घर पे ले जाएंगे तो इसमें हाइट का ऐसा डिफरेंस आ रहा है कि 1/3 टाइम लगेगा, ऐसे खाली होने में जितना टाइम लगता है उससे 1/3 टाइम में टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर 3 हो गया। ये क्वेश्चन है रोटेशन चैप्टर से जुड़ा हुआ, और यूं कह सकते हैं सर्कुलर मोशन से भी। तो यहाँ पर क्या हो रखा है कि एक स्मूथ सरफेस के ऊपर एक रॉड रखी है और एक स्ट्रिंग दे रखी है, और इस रॉड को यहाँ से हिट किया जा रहा है। तो थोड़ा सा एक इधर डायग्राम बना लेते हैं। एक रॉड ऐसे दिखा रखी है हमें, और उसके आगे एक स्ट्रिंग दिखा रखी है, और इसको हम किसी इसके मिड पॉइंट जो सेंटर है इससे x डिस्टेंस के ऊपर कोई इम्पल्स लगाते हैं इसके ऊपर p। एक इम्पल्स हमने p लगाया जो कि इसके सेंटर से x डिस्टेंस के ऊपर है, सेंटर यहाँ से l/2 पर है, और ये दूरी भी हमको l दे रखी है। ऐसा बताया कि हमने इसको इस जगह इस तरह से इस पॉइंट को सेलेक्ट किया है कि ये रस्सी और ये रॉड एक ही ओमेगा से साथ साथ घूमने लग जाए, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा न हो। तो हम ये जानते हैं कि जब इसको हिट करेंगे तो उससे क्या मिलने वाला है,
दो इफेक्ट आएंगे इस रॉड के ऊपर। एक तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ आ जाएगी, और दूसरा ये कि इस रॉड के अंदर एक ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा ऑफ रॉड। तो अगर ये वाली जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर भी वही ओमेगा आ जाए जो रॉड वाला है, यानी ये वाला वेक्टर और ये जो रॉड है ये दोनों एक ही ओमेगा से घूमेंगे तो हमेशा सीधे बने रहेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस स्ट्रिंग की एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा रॉड के बराबर होनी चाहिए। जब पूरे सिस्टम की ओमेगा रॉड के बराबर होगी तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस L प्लस L/2 हो गया, तो V की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा रॉड इंटू 3L/2। तो एक तरह से हमने स्ट्रिंग के साथ घूमने की कंडीशन से V और ओमेगा में एक रिलेशन निकाल लिया, और एक इक्वेशन हम इम्पल्स की इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, तो इम्पल्स हमको P दे रखा है, माना इसका मोमेंट वेलोसिटी V है तो इसका मोमेंटम हो गया m इंटू वी। इनिशियल मोमेंटम 0 था तो एक इक्वेशन तो ये हो गई, इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम। एक हम इसके सेंटर के अबाउट एंगुलर इम्पल्स लगा देते, तो रस्सी का फोर्स तो यहीं से पास करेगा, बस यही फोर्स है जो एंगुलर इम्पल्स देगा, तो P इंटू एक्स। अब इस रॉड का होता है ml/12 इंटू ओमेगा रॉड, ये इसका ओमेगा आ गया, ICM इंटू ओमेगा -0। तो P की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे mv, तो यहाँ से अपनी इक्वेशन में आ गया mvx इज इक्वल टू ml/12 इंटू ओमेगा रॉड। अब v की वैल्यू अपन वहां से निकाल सकते हैं 3/2, तो m इंटू 3/2 ओमेगा रॉड इंटू एल इंटू एक्स ml/12 इंटू ओमेगा रॉड। तो यहाँ से m ओमेगा रॉड और एक l वाली टर्म कट जाएगी, 2 से कट करके यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी L/2 काट के 6, 18 आ जाए, L/18। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि L/n, x को इन्होंने L/n से एक्सप्रेस किया है, तो इस n की क्या वैल्यू है, तो इस n की वैल्यू 18 है, यानी हम कहेंगे कि n इज इक्वल टू 18, तो 18 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब पेपर का एक फोर्थ सेक्शन नेक्स्ट, जिसके अंदर कि हमें दो लिस्ट दे रखा है, एक तरह से मैच द कॉलम ही है और मैच द कॉलम में भी सिंगल करेक्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है। इसके अंदर अपन देखते हैं कि 4 मैच द कॉलम इस तरह से दे रखे हैं, तो पहला एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो एक थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें मोनोएटॉमिक आइडियल गैस दे रखी है और इसका 1 मोल दे रखा है, यानी n की वैल्यू 1 हो गई और डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गई, और साइक्लिक प्रोसेस हमें दिखा रखी है इस तरह से, और ये पीवी डायग्राम दे रखा है। तो इसके अंदर नेक्स्ट पेज पे हम चलेंगे, इसमें हमारे को दो लिस्ट दे रखी है और इस तरह की जानकारी दे रखी है। तो वो जो साइक्लिक प्रोसेस है इसके अंदर 4 अलग अलग क्वेश्चंस पूछे हैं, जिसको उधर से आंसर से मिलाना है, और जो आप सही मिलाओगे उन 4 ऑप्शन में से सही मैच को सेलेक्ट करने की बात है। तो पहला क्वेश्चन तो पूरी साइकिल में वर्क डन के बारे में है। दूसरा क्वेश्चन है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इन प्रोसेस जेके, और एक हीट गिवन टू द गैस इन प्रोसेस केएल, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इन द प्रोसेस एमजे। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर चारों ऑप्शन सॉल्व करोगे तो टाइम लग जाएगा, जैसे पूरी साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन निकालने में पीवी डायग्राम होता तो आसान था, ये पीटी डायग्राम था, इसलिए ये वाला ऑप्शन कैलकुलेट करने की बजाय इनमें से हम कोई पहले दो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे मैं पहले एस वाले ऑप्शन को देखता हूं, जिसमें लिखा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इन प्रोसेस एमजे। तो जो प्रोसेस एमजे प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो डेल्टा यू की वैल्यू 0 होगी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन एमजे प्रोसेस इज 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैच दी कॉलम के अंदर जो एस वाला है उसको 2 से मैच करना चाहिए। तो एस वाला 2 से मैच करना है, इन चारों में से मैं ढूंढूंगा। तो मुझे पता लगा कि ए में नहीं मैच कर रहा है, बी में नहीं मैच कर रहा है, ए में नहीं कर रहा है और डी में नहीं कर रहा है, बी और सी में से कोई भी हो सकता है।
बी और सी में से कोई भी हो सकता है, तो अब एस वाले से तो ये डिसीजन हो गया। अब अगर अपन को जो चीज़ कैलकुलेट करनी है जिसमें आसानी हो, जैसे अब अपन क्यू वाला ऑप्शन देख लेते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इन द प्रोसेस जे के। अब जे के प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज देखते हैं, तो जे और के प्रोसेस ये वाला है जो कि आइसोबारिक हो गया। आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना, तो कोई भी प्रोसेस हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है F/2 NR डेल्टा टी। तो यहाँ पर डेल्टा टी निकालना आसान है, एन भी 1 दे रखा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें दे रखा है, तो 3/2 इंटू 1 आर, 3T0 माइनस T0, तो 2T0 हो गया, तो 2 कट गया, तो 3RT0। यानी इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना आसान था यहाँ पर, क्योंकि टेम्परेचर वाला ग्राफ था, इसलिए मैंने उसको सेलेक्ट किया। तो अगर अपन देखते हैं इस ऑप्शन को कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द प्रोसेस जेके इज 3RT0, यानी क्यू के साथ में, क्यू वाले के साथ में 3 वाला मैच कर रहा है। तब हमको देखना है कि क्यू वाले के साथ में 3 मैच करना चाहिए और एस वाले के साथ 2 मैच करना चाहिए। तो बी और सी में कंपटीशन था, एस वाले का 2 और क्यू वाले का 3, और किसी में ऐसा नहीं है, यानी बाकी 2 पार्ट हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए अपन इसको बी सेलेक्ट कर लेते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं। और आप चाहें तो आप अपनी तरफ से हीट गिवन टू द प्रोसेस इन केएल, अगर प्रोसेस निकालने की बात करोगे तो केएल प्रोसेस के अंदर हीट देने की बात आ रही है, तो ये अपना आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। तो इसके अंदर हम ये जानते हैं डेल्टा यू 0 होता है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ही हो गया, तो वो एनआरटी ln पी इनिशियल बाय पी फाइनल। इस फॉर्मूले की सहायता से आप डेल्टा क्यू का कैलकुलेशन कर सकते हो और फिर सभी प्रोसेस का वर्क भी निकाल के ऐड कर सकते हो। तो इसमें बाकी टाइम लगाने से फ़ायदा नहीं, हमने 2 ऑप्शन से ही इसको सेलेक्ट कर लिया, बढ़िया ही, ठीक है। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पर हमें दे रखा है कि 4 प्लेट्स हैं जिनके बीच का डिस्टेंस डी और डी दे रखा है। तो यहाँ पर ये बेसिक इस तरह का सवाल अपन ने क्लास में कर रखा है, और कैपेसिटर पर बेस्ड है, इस तरह की प्लेट्स रहती है। तो अलग अलग तरह के केसेस के अंदर इसका एक का कैपेसिटेंस हमें दे रखा है, जो 2 प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है उसकी टर्म्स में एरिया प्लेट का ए स्क्वायर हो गया, तो ए एप्सिलॉन बाय डी के हिसाब से इन 2 के बीच का जो कैपेसिटेंस है वो सी नॉट है। ऐसा इन 2 के बीच का जो कैपेसिटेंस है वो सी नॉट हमको दे रखा है। और फिर वही वापस मैच दी कॉलम का मामला है कि हमने किस किस के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये सारे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है, और किस किस के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है। तो जैसे सबसे पहले वाले ऑप्शन देख लेते हैं कि कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S2 विथ S2 एंड S3 नॉट कनेक्टेड। S2 S3 को किसी से कनेक्ट नहीं किया और S1 और S4 को अपन ने कनेक्ट किया, यानी एक तरह से हमारा जो कनेक्शन है बैटरी का वो कुछ इस तरह से है। इन दोनों के बीच में हमने बैटरी लगा दी, तो ये एक तरह से 3 कैपेसिटर सीरीज में हो गए, तो इसका इक्विवेलेंट जो हो जाएगा सीरीज वालों का C0/3 हो जाएगा। अगर 3 कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो सीरीज का फॉर्मूला 1/C1 + 1/C2 1/C इक्विवेलेंट का होता है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं C0/3 हो जाएगा। तो पहले वाले ऑप्शन का जो मैच आया वो तो ये आ गया, P वाले के साथ में 3 वाला मिल गया। तो P वाले के साथ में 3 वाला देखेंगे तो इससे तो 4 ऑप्शन में आ गया, तो एक तरह से ऐसा हमारे पास में आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम कोई जो डिफरेंशिएट करता है इन दोनों को, चारों में से इन तीनों में आ रहा है, तो हमको जो दूसरा सेलेक्ट कर लेना चाहिए। तो इन तीनों के अंदर S को भी चेक कर लेते हैं कि S की क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो S की वैल्यू देख लेते हैं। द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S2 विथ S3 शॉर्टेड टू S1
एंड S2 शॉर्टेड टू S4। तो इधर ही बना लेते हैं डायग्राम, S1 S2 S3 S4, ये S1 S2 S3 S4। तो क्वेश्चन का ऑप्शन कह रहा है कि S1 और S2 के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है, तो यानी आपको बैटरी इन दोनों के बीच में कनेक्ट करनी है। ठीक है, इसको कनेक्ट कर लेंगे विद द S3 शॉर्टेड विथ S1। S3 वाले को S1 के साथ अपन ने कनेक्ट कर दिया है, कनेक्ट कर देते हैं ऐसे आपस में, और 2 वाले को 4 वाले से कनेक्ट कर दिया है, ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस बैटरी का इधर वाला 0, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो गया, तो इस वाले कैपेसिटर का भी पोटेंशियल 0 हो गया, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। फिर इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल अगर V है, तो ये इससे कनेक्टेड है, तो इसका पोटेंशियल भी V हो गया। तो हम देख रहे हैं कि 3 कैपेसिटर हैं जो V और 0 के बीच में है, एक पहले वाला, फिर एक दूसरा वाला और एक तीसरा वाला, और V और 0 के बीच में बैटरी लगी हुई है। तो ये C0 C0 C0, तो इनका मिला के 3 C0 हो जाएगा, यानी 3 C0 हो गया पहला वाला। तो इस 4th वाले से अगर हम देखेंगे तो अपना आंसर ऐसा आ जाएगा, S का 1 आ गया, तो S 1 होना चाहिए और P 3 होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि P वाला 3 और S वाला 1, ऐसा एक C वाले ऑप्शन में ही है। ऐसे आप कोई भी 2 ऑप्शन करोगे तो उससे हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे रोक देता हूँ इस बात को कि इसका आंसर C दे देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का है, स्फीयर का क्वेश्चन दे रखा है। स्फीयर के ऊपर रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का सवाल है। इसमें क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि एक स्फीयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्फीयर का n दे रखा है, और उस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको θ0 दे रखा है, और क्या करती है कि वो रिफ्लेक्ट करती है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसका φ0 दे रखा है, और फिर उसके बाद वो दूसरी सरफेस से पार्शियली रिफ्लेक्ट करती है, और फिर तीसरी जगह पर जा करके फिर से रिफ्रैक्शन होता है, बाहर इमर्जेंट रह जाती है, और टोटल इस प्रोसेस के अंदर इसका डेविएशन, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन इज अल्फा, इसमें ऐसा दे रखा है। यानी 3 तरह के डेटा, 4 डेटा दे रखा है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एक अल्फा। और जिस तरह की सिचुएशन दे रखी है उसका अपन एक डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन के हिसाब से अगर एक डायग्राम मैं यहाँ बना के दिखाऊँ आपको, तो ऐसा बनेगा। ये जो इसकी सरफेस है, यहाँ पर इस जगह से लाइट आ रही है, और जो लाइट आ रही है उसका एंगल अपन को θ0 दे रखा है। फिर वो रिफ्रैक्ट होकर के इस ग्लास में एंटर करती है, तो ये वाला एंगल हमको φ0 दे रखा है। फिर जब वो दूसरी सरफेस पर पहुंचती है तो ज्योमेट्री से पता चलेगा कि ये वाला भी φ0 ही आएगा। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है, पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है तो उतने एंगल पर ये वापस आगे चली जाएगी, तो ये वाला एंगल फिर φ0 हो गया। फिर जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये भी एंगल φ0 होगा ज्योमेट्री से, फिर इस नॉर्मल से अवे की तरफ, यानी इधर की तरफ बेंड हो जाएगी। तो सिमिलर वाले रूल से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाने से यहाँ एक ही इक्वेशन बनेगी, इसलिए बाहर आने वाला एंगल भी θ0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि एक ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, उसके अंदर एक सरफेस पे रिफ्रैक्शन, फिर पार्शियल रिफ्लेक्शन, फिर वापस रिफ्रैक्शन, और इस तरह से रे घूम रही है। क्वेश्चन में जो डेटा है वो अल्फा की वैल्यू और एन की वैल्यू के बारे में। अल्फा टोटल एंगल ऑफ डेविएशन है, तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन अगर इस डायग्राम में हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 टर्म बन जाएगी। एक बार यहाँ पर हुआ तो वो हो गया θ0 माइनस φ0, फिर इसके बाद में हो गया तो ये हो गया पाई 180 माइनस 2 φ0 यहाँ पे रिफ्लेक्शन की वजह से। फिर अगला वाला θ0 माइनस φ0, सभी डेविएशन के एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो एक ही डायरेक्शन में इसलिए ऐड हो जाएंगे। θ0 माइनस φ0
तो ओवरऑल टोटल डेविएशन का जो आंसर बन रहा है हमारे पास 2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट प्लस 180 डिग्री। इस टोटल डेविएशन को इन्होंने अल्फा कह रखा है कि टोटल अल्फा की वैल्यू ये है। और जो फर्स्ट वाली सरफेस है यहाँ पे स्नेल्स लॉ की इक्वेशन हम लगा सकते हैं। तो बाहर मीडियम 1 है तो 1 इंटू साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू n इंटू साइन फाई नॉट, ऐसा हो गया। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन हमने लिख ली। अब अलग अलग केसेस के हिसाब से इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे हम सबसे पहले वाला केस लेते हैं कि जब n की वैल्यू 2 है और अल्फा की वैल्यू 180 डिग्री है। जब आप अल्फा की वैल्यू 180 डिग्री रखेंगे तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा, फॉर अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब आप इसमें अल्फा की वैल्यू 180 डिग्री रखेंगे तो 2 थीटा नॉट इज इक्वल टू 4 फाई, तो थीटा नॉट इज इक्वल टू 2 फाई नॉट, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो फिर उसको तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, थीटा नॉट की जगह 2 फाई नॉट, तो यहाँ से आ जाएगा साइन 2 फाई नॉट, तो साइन 2 फाई नॉट इज इक्वल टू n साइन फाई नॉट। तो इसको ओपन करेंगे तो 2 साइन फाई नॉट और कॉस फाई नॉट n साइन फाई नॉट। अगर हम साइन फाई नॉट को साइन फाई नॉट से कट करेंगे तो एक तो जीरो इसका सॉल्यूशन आ गया कि फाई नॉट की वैल्यू जीरो होगी। अब जीरो नहीं है तो उस केस में कॉस फाई नॉट की वैल्यू आ गई n/2, n/2, ठीक है। कॉस फाई नॉट की वैल्यू n/2 आ गई। तो हमारे पास में जो सॉल्यूशन आ रहा है कि सबसे पहले कि n की वैल्यू 2 है तो उस केस में क्या आएगा, तो जब आप n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो 2/2 1 हो गया, कॉस फाई नॉट की वैल्यू 1, तो फाई नॉट का वैल्यू 0 आ गया। तो इस वाले से फाई नॉट की वैल्यू 0 आ गया, एक 0 आ गया। तो यहाँ से जो पूछा है कि जब n की वैल्यू 2 है, अल्फा की वैल्यू 180 है, तो इनमें से कौन सी पॉसिबल वैल्यू थीटा नॉट की होगी। तो थीटा नॉट जो है वो 2 फाई नॉट के बराबर और फाई नॉट की वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 इज 0, तो थीटा नॉट की वैल्यू 0 वाला केस बन जाएगा। तो 30 और 0, 60 और 0, 45 और 0, 150 और सिर्फ 0। तो जो हमारा पी वाले ऑप्शन का आंसर आ रहा है सिर्फ 0 वाला आ रहा है। तो पी वाले से 5 वाला मैच कर रहा है। तो ऐसा हमको दिख रहा है कि ए वाले में हो रहा है और बी वाले में हो रहा है। अगर हम किसी और के लिए मैच करा दें जैसे क्यू के लिए, तो इससे फैसला हो जाएगा, क्यू से आप मैच करा सकते हैं। तो अपन ऐसा करते हैं कि क्यू वाले को ले लेते हैं। अब n की वैल्यू √3 होगी तो क्या होगा, तो ये √3 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब n की वैल्यू √3 होगी तो कॉस फाई नॉट की वैल्यू √3/2, तो √3/2 का मतलब हो गया कि फाई नॉट की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। फाई नॉट की वैल्यू 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का डबल कितना होता है 60 डिग्री, तो थीटा नॉट की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। और एक फाई नॉट तो 0 आ ही रहा है, सभी n की वैल्यू में एक फाई नॉट तो 0 आ रहा है, इसलिए सभी में एक 0 तो आंसर हो ही गया। तो 0 डिग्री और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि 60 डिग्री आ गया, तो सेकंड वाला ऑप्शन मिल रहा है। तो क्यू वाले के साथ बिल्कुल सामने वाला मैच कर रहा है। तो क्यू वाले का 2, पी वाले का 5, ऐसा हमारे पास में ए वाले ऑप्शन में मैच कर रहा है। वैसे आप खुद ही कर लेंगे, 2 से ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो ए इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये पेपर 1 का आखिरी क्वेश्चन जो कि हम देख रहे हैं कि LCR सर्किट जो थे उससे जुड़ा हुआ है। एक सर्किट अगर हम देखेंगे तो ऊपर वाला LC ऑसिलेशन का है और ये नीचे वाला LR सर्किट हो गया। तो इसमें 2 की का यूज़ किया है, एक बार उसे LR सर्किट की तरह यूज़ कर रहे हैं ताकि उसकी इक्वेशन यूज़ हो जाए, और बाद में इस वाले की को क्लोज कर रहे हैं तो ये LC ऑसिलेशन की तरह से, यानी दोनों चीज़ों को मिक्स करके पूछा गया, जो कि IIT जनरली किया करती है कि उस जिस सेक्शन में जाती है उसके आसपास की सारी बातें उसमें यूज़ हो जाए। तो इस क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है। तो वैसे तो ईजी है इस तरह का क्वेश्चन। अभी देखो इसमें क्या कहा हमें। सबसे पहले कहा कि ये इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है, कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू, बैटरी की वैल्यू दे रखी है। पहले की ओपन थी, कैपेसिटर पे कोई भी चार्ज नहीं था, नो चार्ज ऑन कैपेसिटर ऐसा लिखा है।
और फिर अपन ने क्या किया कि K1 की को क्लोज किया, ठीक है, इसको क्लोज किया। क्लोज करते ही कितना करंट होगा, उसको इन्होंने I1 दिया, तो हम जानते हैं कि I1 की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि इंडक्टर में जितना करंट पहले रहता है उतना ही बाद में रहता है, तो इस पूरे सर्किट का कोई भी करंट नहीं होगा जस्ट आफ्टर की इज क्लोज्ड। फिर इसके बाद में आफ्टर ए लॉन्ग टाइम करंट अटेन्स स्टेडी स्टेट वैल्यू I2। तो जब आपने इस की को क्लोज किया और इसकी स्टेडी स्टेट की वैल्यू I2 आ गई, तो हम जानते हैं कि स्टेडी स्टेट में इंडक्टर एक वायर की तरह बन जाता है, तो ये सिंपल बैटरी और रेजिस्टेंस का सवाल रह जाता है। तो स्टेडी स्टेट में 20/5 यानी 20/5 4 हो गया, तो इससे हमें पता लग गया कि 4 एम्पियर जो करंट है वो आया है स्टेडी स्टेट के अंदर। तो I1 की वैल्यू 0 हो गई और I2 की वैल्यू 4 एम्पियर हो गई जब अपन ने स्टेडी स्टेट इसमें प्राप्त कर लिया। अब 4 एम्पियर का करंट अपन को मिल चुका है। अगर अपन इसके, ये भी एक्चुअली मैच दी कॉलम है, तो इसमें से अपन मैच कराने की बात करेंगे। द वैल्यू ऑफ I1 इन एम्पियर, तो सबसे पहले इसका 1 मैच कर गया। द वैल्यू ऑफ I2 इन एम्पियर, तो ये आ गया 4, तो 3 वाला मैच कर गया। तो अब हमारे पास में अगर आप देखें तो P वाले का 1 और Q वाले का 3। अब ऐसा A ऑप्शन में भी है और ऐसा C ऑप्शन में भी है, बाकी दो B और D तो गायब हो गए। अब हम किसी अगले का और किसी का फैसला कर दें तो हमारे को फायदा होगा, तो अब इसमें से देख लेते हैं। तो एक तो हमें इन्होंने पूछा है कि जो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है और वी नॉट की वैल्यू क्या है, तो वी नॉट और ओमेगा नॉट क्या है वो उधर पढ़ लेते हैं। इसमें डिफाइन किया है, तो इसमें लिखा है कि जब ये स्टेडी स्टेट पर पहुंच गया तो अपन ने इस वाली की को ओपन किया, K2 इज क्लोज्ड एंड साइमल्टेनियसली K1 इज ओपन। जिस समय इसको ओपन किया, इसको क्लोज किया, तो अब ये करंट इस तरफ फ्लो करने लग जाएगा। एंड द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C0 ऑसिलेट्स विथ एन एम्पलीट्यूड V0। यानी इसमें ये कहना चाहते हैं कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कितना आएगा। तो अब हम जानते हैं कि LC ऑसिलेशन में एनर्जी कंजर्व रहती है, तो इस समय सारी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मेट में, तो आप उसे लिख सकते हैं कि हाफ Li स्क्वायर, L इंटू 4 का स्क्वायर, ऐसा हो गया। बाद में कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगी जब ये करंट 0 हो जाएगा, तो उस समय इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा, तो मैक्सिमम वोल्टेज उसके अक्रॉस कितना आएगा वही पूछा है, तो उस समय करंट 0 हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी खत्म हो जाएगी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो हाफ C0 इंटू V0 स्क्वायर जो इसकी मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगी। तो हमारे को क्वेश्चन में V0 का कैलकुलेशन करना है, तो ये हाफ से हाफ कट गया, तो यहाँ पर V0 की वैल्यू आ गई √L/C0 इंटू 4। तो अपन को ये वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। L की वैल्यू देख लेते हैं कितनी, 25 इंटू 10 की पावर -3, और C0 की वैल्यू जो दे रखी है 10 इंटू 10 की पावर -6। तो -6 ऊपर गया, +6 हो गया, 3 हो गया, 3 डिवाइडेड बाय 10 हो गया, 10 की पावर 2 हो गया, रूट ले लिया तो 10 आ गया, तो ये 50 आ गया V0 की वैल्यू इसके हिसाब से। तो ये अंदर वाली वैल्यू 50 हो गई। अभी 2 मिनट, बाहर इसके अंदर मल्टीप्लाई हो रखा है 4 भी, तो 50 इंटू 4 हो गया, तो इसकी वैल्यू 200 आ रही V0 की। तो अब यहाँ पर ऑप्शन वाइज देखते हैं, तो एक 200 ऑप्शन भी हमें दे रखा है, तो S वाले ऑप्शन का 200 मैच कर रहा है, तो ये भी आप 5th वाले का आंसर मिला सकते हैं। तो S वाले का 5 जो है वो A वाले ऑप्शन में ही है, इसलिए A सेलेक्ट हो जाएगा। जहाँ तक रही बात वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट, जो उसके अंदर LC ऑसिलेशन होते हैं, उसका तो फार्मूला ही रटा हुआ है अपना, 1/√LC होता है। तो L और C का प्रोडक्ट इसमें पुट कर देंगे तो आपको R की वैल्यू भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये वाले जो क्वेश्चन है इसके अंदर थोड़ा सा आसान है ये क्वेश्चन, न तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है और न हमें 4 क्वेश्चन करने को मिल रहे हैं, मतलब 4 ऑप्शन में से सिर्फ 2 ही ऑप्शन करने हैं, और फायदेमंद चीज़ है ये, ठीक है।